सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग द्वितीय पाठ लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं श्री कांतानाथ। सर्वप्रथम पाठ का वाचन। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही वह उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत ही एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मणिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपये जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती, तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता,
वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही। मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुझको। मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में भरकर मेरी ओर बढ़ा दिए।
आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। कामतानाथ। पाठ के वाचन के पश्चात हम लोग पाठ का विवरण जानेंगे। सर्वप्रथम लेखक के विषय में। इस पाठ के लेखक कामतानाथ जी हैं, जिनका जन्म 22 सितंबर 1934 को हुआ था। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में लखनऊ में हुई। इस पाठ में मुख्य पात्र लेखक हैं, जो अपने मामा के गांव के विषय में बता रहे हैं। मामा के गांव में उन्हें बस एक ही व्यक्ति अच्छा लगता था और वह था बदलू। और इसका कारण बताते हुए वो यह भी बताते हैं कि बदलू लाख की चूड़ियां बनाया करता था और वे जब भी बदलू के पास जाते तो वो बहुत सारी लाख की गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां उन्हें दिया करता था और वे बहुत ही चाव से उन गोलियों को अपने पास रखा करते थे। एक बात और यहाँ पे लेखक बताते हैं कि वे बदलू को कभी भी बदलू मामा नहीं कहते थे। क्योंकि बदलू उनके ननिहाल के थे, इसलिए उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु लेखक उन्हें बदलू काका कहा करते थे। इसका मुख्य कारण यही था कि सभी बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे, तो उन बच्चों के समान लेखक भी उन्हें बदलू काका कहते थे। इसके बाद लेखक बदलू के मकान का वर्णन करते हैं कि उसका मकान कुछ ऊंचे पर था और मकान के सामने एक बड़ा सा आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था और बदलू अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठकर काम करता था। उसके आसपास एक भट्टी हुआ करती थी, जिसमें आग दहकती रहती थी और लाख भी वह उसी में पिघलाता था। एक लकड़ी की चौखट रहती थी, जिसमें लाख के मुलायम होने पर उसे चूड़ी का आकार वह देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी जाती थीं। उसमें लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। एक एक कर वह पूरे हाथ की चूड़ियां बना लेने के पश्चात वह उन पे रंग भी करता था। और बदलू यह काम अक्सर एक मछिए पर बैठकर किया करता था। बगल में हुक्का भी रहता था, बीच बीच में वह हुक्का भी पिया करता था। लेखक यह भी बताते हैं कि अपना दोपहर यानी दोपहर का जो समय होता था, अधिकतर वो बदलू के घर में रहा करते थे, जहाँ वो बदलू को अक्सर चूड़ियाँ बनाते देखा करते थे और वह अक्सर 4-6 जोड़ियाँ बनाता था और बना लेने के पश्चात वह चूड़ियों को ऐसे देखता था, वह बेलन पे रख देता था, मुंगेरी नुमा बेलन पे, जिसमें वह चूड़ियों का आकार उन्हें देता था और इस प्रकार देखता था मानो वह किसी नववधू के हाथ में हो। अब लेखक बदलू के व्यक्तित्व के बारे में, उसके कार्यों के बारे में हमें बताते हैं कि चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, अर्थात उसके पूर्वज भी चूड़ियाँ बनाया करते थे और बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ वह बनाता था, क्योंकि सिर्फ गांव की ही स्त्रियाँ नहीं बल्कि जितने भी आसपास के गांव की स्त्रियाँ थीं वह उनसे चूड़ी ले जाया करती थी। और यहाँ हमें लेखक बदलू के व्यक्तित्व के बारे में एक और भी बात बताता है कि वह पैसे का लालची बिल्कुल भी नहीं था। वह उसका जो विनिमय का तरीका था वो बिल्कुल भी अलग था। वह चूड़ियों को पैसे के लिए नहीं बनाता था, वो कभी भी पैसे स्वीकार नहीं करता था चूड़ियों के लिए, बल्कि वह अक्सर चूड़ियों के बदले अनाज लिया करता था। तो कहीं ना कहीं उसे अपने पैतृक पेशे के प्रति एक सम्मान की भावना उसके मन में थी। वह पैसे के लिए वह काम नहीं करता, बल्कि वह निस्वार्थ भाव से बहुत ही अच्छे मन से वह कार्य करता था और अक्सर उन चूड़ियों के बदले अनाज लिया करता था। हाँ, ऐसा जरूर होता था कि शादी विवाह के अवसरों पर वह जिद पकड़ लेता था और उसे उसकी मुंह मांगी सारी इच्छाएं पूरी की जाती थी। उसे वस्त्र, पगड़ी, रुपये, पैसे सब कुछ दिए जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वह चूड़ियाँ नहीं होती थी उसके लिए, बल्कि वह सुहाग का एक जोड़ा होता था और सुहाग के जोड़ों की कोई कीमत नहीं होती थी। इस वजह से उस समय बदलू का बहुत ही महत्व होता था, उसकी चूड़ियों का बहुत महत्व होता था और सभी गांव के लोग उसकी मुंह मांगी मुरादें पूरी करते थे।
इसके बाद लेखक हमें बताते हैं कि बदलू को एक बात से बहुत ही चिढ़ थी, नफरत थी उसे, वह थी कांच की चूड़ियों से। उसे लगता था कि कांच की चूड़ियां सही नहीं है और जो भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिखती थी वह उसे जरूर कुछ ना कुछ बातें सुना देता था। वो अंदर से बहुत दुखी भी हो जाता था उन चूड़ियों को देखकर। बदलू और लेखक अक्सर आपस में बातचीत किया करते थे और बदलू अक्सर लेखक से शहरी जीवन के बारे में, उनकी पढ़ाई के विषय में पूछा करता था। कभी कभी लेखक उसे यह भी बताते थे कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। तो बदलू को इस पर आश्चर्य नहीं होता था, बल्कि वो कहता था कि हाँ, वे स्त्रियां नाजुक हैं, कांच की चूड़ियों का भार नहीं सहन कर सकती। फिर लेखक बताते हैं कि बदलू किस प्रकार उनकी खातिरदारी करता था। बदलू के पास बहुत अच्छी आम की फसल हुआ करती थी, इसलिए अक्सर उन्हें आम खाने को मिलते थे। कभी कभी वह दूध की मलाई भी उसके लिए निकाल कर रख देता था और लाख की गोलियां तो अक्सर ही उन्हें मिल जाया करती थी। फिर लेखक एक और भी बात बताते हैं कि हर गर्मी की छुट्टी में वो अपने मामा के गांव जाया करते थे। 2-3 बार गए भी, लेकिन जब उनके पिता का स्थानांतरण अन्य शहर में हो गया तब उन्होंने लंबी अवधि तक मामा के घर वो नहीं जा सके और ना ही बदलू से मिल सके। लेकिन कुछ समय पश्चात जब वो बड़े हो गए हैं तभी एक दिन वो अपने मामा के गांव फिर से जाते हैं। बहुत दिनों तक उन्हें बदलू की याद भी नहीं आती है, लेकिन तभी एक घटना होती है। उनकी मामा की बेटी गिर जाती है और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियां थी वो टूट जाती है और उनसे उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है और लेखक उसकी मरहम पट्टी करते हैं। तभी उन्हें लाख की चूड़ियों का ध्यान हो आता है और लाख की चूड़ियों से उन्हें बदलू काका का भी ध्यान हो आता है। इस समय तक लाख की गोलियों में तो उनकी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन तब भी वो बदलू काका से मिलने निकल पड़ते हैं। वे बदलू काका के घर पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि बदलू काका खाट पर लेटे हैं। वे उन्हें नमस्कार भी करते हैं। शुरू में बदलू काका उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। फिर लेखक उन्हें अपना परिचय देते थे, अपना नाम भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किस प्रकार वे उनसे लाख की गोलियां ले जाया करते थे। तभी बदलू को याद हो आता है और वे लेखक को अपनी चारपाई पर बिठाते भी हैं। और फिर उसके बाद लेखक जब देखते हैं कि आसपास भट्टी नहीं है और भी कई चीज़ें जो लाख की चूड़ियां बनाने के लिए आवश्यक हैं, वो चीज़ें उसे नहीं दिखाई पड़ती हैं, तब लेखक बदलू काका से इस विषय में पूछते हैं। तब बदलू काका उन्हें अपने मन की व्यथा बताते हैं कि किस प्रकार मशीनी युग में और कांच की चूड़ियों के युग में लाख की चूड़ियों का कोई महत्व नहीं रह गया और इस कारण वे लाख की चूड़ियां अब नहीं बनाते। बदलू काका की अवस्था को भी वो देखते हैं, उसको भी देखकर वो बहुत दुखी होते हैं कि किस प्रकार बदलू काका खांस रहे हैं। हालांकि बदलू काका इसे नहीं स्वीकारते। वे कहते हैं कि उनकी खांसी तुरंत ही 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। इसके पश्चात लेखक आम की फसल के विषय में भी पूछते हैं। तभी बदलू काका अपनी बेटी रज्जो को आम लाने के लिए भी कहते हैं। रज्जो अपने हाथ में भरकर जैसे ही आम लेखक को देती है, लेखक की दृष्टि उसकी चूड़ियों पर जाती है जो लाख की चूड़ियां थी। तब बदलू काका उसे बताते हैं कि ये अंतिम जोड़ा है जो उन्होंने बनाया था, विशेषकर जमींदार की बेटी के लिए बनाया था। जमींदार साहब उन्हें बहुत ही कम पैसे दे रहे थे, उसकी कला को पैसों से आंक रहे थे, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने उन्हें उत्तर दे दिया कि आप शहर से ही ले आए और इसके पश्चात उन्होंने चूड़ियां बनाना बंद कर दी। इस प्रकार बदलू की बातें सुनकर कहीं ना कहीं बदलू काका के लिए लेखक के मन में कुछ दुख तो है, लेकिन साथ ही प्रसन्नता भी है कि उनका व्यक्तित्व जो है वो कांच की चूड़ियों के समान नहीं है जो आसानी से टूट जाए। अर्थात वह बदलू कांच की चूड़ियों और लाख की चूड़ियों के संघर्ष में जरूर हार चुके हैं। उनका पेशा भले ही अभी चौपट हो चुका हो इस मशीनी युग में, लेकिन हार कर भी उन्होंने हार नहीं मानी है। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। कहानी की सार की बात की जाए तो इसमें आज की मशीनी युग और शहरीकरण के बारे में बताया गया है। जैसा कि इसमें बदलू नाम का एक व्यक्ति है और उसका व्यवसाय है सुंदर लाख की चूड़ियां बनाना।
लेकिन अंततः कांच की चूड़ियों के आ जाने से, मशीनों के आ जाने से उसका व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है। उसका रोजगार भी बंद हो चुका है, पैसों की भी कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी वह हार नहीं मानता है। उसे आज भी लगता है कि कांच की चूड़ियां ही सर्वश्रेष्ठ है और वह जीवन से व्यथित नहीं है, बल्कि अपने जीवन को कहीं ना कहीं सही ढंग से चला रहा है। और वह यही साबित करता है कि आज भी मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीज़ें मशीनों से बनी चीज़ों से श्रेष्ठ हैं। प्रश्न अभ्यास। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो बचपन में लेखक अपने मामा के गांव लाख की गोलियों के कारण जाता था। उसे बहुत सारी लाख की गोलियां प्राप्त होती थी बदलू काका से, और बदलू काका को वो बदलू मामा इसलिए नहीं कहता था क्योंकि अन्य बच्चे उससे बदलू काका ही कहा करते थे। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? किसी चीज के बदले कोई दूसरी चीज खरीदने या बेचने की पद्धति को वस्तु विनिमय कहते हैं। आज भी गांव में लोग अनाज के बदले दूसरे सामान खरीदते हैं। अब हम रुपयों का प्रयोग करते हैं, यही सबसे प्रचलित विनिमय पद्धति है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? यहाँ लेखक बदलू की व्यथा का, बदलू के दुख का संकेत करते हैं कि किस प्रकार उसका रोजगार, उसका धंधा, सब कुछ इस मशीनी युग ने चौपट कर दिया है। बदलू की कमाई का एकमात्र साधन था लाख की चूड़ियां बनाना। मशीनों से बनी शीशे की चूड़ियां सस्ती और ज़्यादा रंग बिरंगी होती हैं। उनका प्रचलन भी अधिक बढ़ गया था, जिससे बदलू का रोजगार लाख की चूड़ियां बनाना बिल्कुल ही चौपट हो गया था, और इस कारण से बदलू बहुत ही दुखी था। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? बदलू अब बिल्कुल ही हताश हो चुका था, क्योंकि वह अब अपनी लाख की चूड़ियों के विषय में कुछ नहीं बोल रहा था, बल्कि वह मशीनी युग को जान चुका था कि अब मशीनी युग आ चुका है। ऐसे में उसके कारीगरी का कोई महत्व नहीं रह गया है। लोग रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां को ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी लाख की चूड़ियों को लोग अब महत्व नहीं दे रहे हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यही बदलाव आया कि उसने अपना पैतृक पेशा बंद कर दिया। वह लंबे समय तक लाख की चूड़ियां न बना सका। हाँ, अभी आम की फसलों पर उसका ध्यान जरूर था। गरीबी और बेरोजगारी का वह सामना कर रहा था। उसके पास जो गायें थीं वह भी उसने बेच दिया था। लेकिन हाँ, अपनी आम के फसलों से वह खुश था। काफ़ी अच्छी फसलें हो रही थीं और किसी भी तरह से अपने जीवन को वह व्यतीत कर रहा था। उसने हार कर भी हार नहीं माना था। उसका व्यक्तित्व दृढ़ था। धन्यवाद।